Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple ICT and my branch is CSE. So आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे यानी कि 1 घंटे में हम तीनों पार्ट तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो अभी हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी व्योरी बताने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन करने। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्योंकि आपको पता ही है कि 30 क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स का 30 खत्म हो गया, मैथमेटिक्स में 30 होता है। ओके, तो ये लास्ट है, लास्ट पार्ट होता है केमिस्ट्री। ओके, चालू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड करिए मेरे साथ साथ। When hot aqueous NaOH reacts with Cl2 and gives self-oxidized and reduced product with Cl are in different oxidation state. ओके, तो इसमें बोला है NaOH जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सा प्रोडक्ट देता है। तो हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, डिफरेंस। ओके, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें Cl का इतना हो तो दूसरे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो सिंपल है, हम इधर आ जाते हैं सॉल्यूशन में। मैंने आपके लिए यहाँ सॉल्यूशन पहले से बना के रखे थे ताकि आपको बाद में इजी पड़े। ओके, तो देखिए मैं थोड़ा उसको जूम। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन 6 में लिखा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, NaOH को हमने Cl2 से रिएक्ट कराया, आपको दिख रहा है ना। तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। और हमने इसे हीट किया। ओके, यानी कि कुछ लगता है हमें कैटलिस्ट टाइप, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ कैटलिस्ट टाइप डालना पड़ता है। हमने हीट एज अ कैटलिस्ट किया है। ओके, तो फिर हमने उसके रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा और H2 बनेगा। तो आपने ये सारी रिएक्शन पढ़ी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर होता है केमिकल इक्वेशंस, इन सब में ये सारी रिएक्शन तो एक टाइप से कॉमन है, तो वही है। ठीक है, तो हमने बस इसे बैलेंस कर लिया। अब देखिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते थे। अगर मान लिया यहाँ NaCl है तो हमें पता है ये है अपना अल्किल मेटल, तो इसकी Na की होगी +1 और Cl की -1। फिर देखिए यहाँ से हमने Cl की एक -1 आ जाएगी, ये तो हमें पता चल गया। अब देखिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, यहाँ +1 थी। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, आपको पता ही है। तो यहाँ से हमने Cl कैलकुलेट कर ली, Na का +1, और Cl की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ये मान ली, कितनी मान ली, x मान ली। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -6, हमने यहाँ लिख दी। और आपको पता ही है अगर ये एलिमेंट बन यानी प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका सम इक्वल्स टू 0 होगा पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उससे x इक्वल्स टू 5 होगी। लेकिन ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास दी हुई थी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास दी हुई है। तो बाकी तो H2 है, इसमें तो कुछ रहता नहीं है, पानी है, इसमें पूछा नहीं। तो ये है हमारा आंसर। हम यहाँ लिख देते हैं -1। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन अ इंट्रा हेलोजन कंपाउंड एक्स वाई। ओके, तो हमारे पास एक इंट्रा हेलोजन कंपाउंड दिया हुआ एक्स वाई से है, तो हमें बस उसमें ऑक्सीडेशन, ये भी सेम ही है, आपने पढ़ाई होगा, सब इजी इजी चीजें हैं। तो इंट्रा हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, जब दो हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, तो वो दो हेलोजन सेम तो नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक? तो ये कंपाउंड इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कम वो पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं, एक फंडा होता है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है, तो एटम्स कंबाइन कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, फ्लोरीन फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और इस यानी कि समझ लीजिए सब भगवान मान लीजिए इसे, यानी इसे कोई +1 कभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना मिलेगा, बहुत रेयर केस हो गया है, हो ही नहीं सकता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे मैंने ये लिया है एक्स वाई साइन, एक्स हेलोजन 1 हो गया, वाई हेलोजन 2 हो गया। तो एक्स तो अपना कोई भी हो सकता है और वाई हेलोजन दूसरा हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटोनियम। तो यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से एग्जाम्पल के लिया। तो देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने फ्लोरीन लिखे हैं। फ्लोरीन की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हालांकि आयोडीन भी एक हैलोजन, तो इसकी भी -1 होगी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो फ्लोरीन होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके बराबर, यानी आयोडीन के। ओके, तो इसलिए आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक्स मान ली है और इसकी -1 मान ली। यहाँ सॉल्यूशन करें, -1 × 7,
तो मैंने ये लिखा नहीं है। ओके, तो -1 × 7 प्लस एक्स मान लिया हमने आई की, क्योंकि उसका एक ही एलिमेंट है और इक्वल टू 0 करे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो वही हमारा आंसर है, तो यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे, तो इजी इजी क्वेश्चन, मैं ज्यादा हार्ड नहीं जाता। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री, तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में उतना कैलकुलेशन पार्ट नहीं रहता, अगर आपको अच्छे से टर्मिनोलॉजी याद है तो ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रहेगा, हम देखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलरलेस। ओके, तो ये सिंपल से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है। इसमें अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो देखिए, जो SnIO4 होता है, तो हेलोजेंस जो होता है हमारे, हेलोजेंस में एक प्रॉपर्टी होती है कलर की। तो जो सारे जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनमें तो कलर होता है, लेकिन आयोडीन जो होता है, आयोडीन देखिए, आयोडीन कंपाउंड्स लाइक SnI4 हैव ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर। ओके, तो जो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, और उनमें से एक कंपाउंड होता है SnIO4। तो उसका एस एन आयोडीन, जो आयोडीन का जो कंपाउंड होता है, वो रेडिश और ब्राउन कलर फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो आयन आयन आयोडीन के एटम्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं लाइट के साथ। ओके, आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि आपको अगर आपके पास, आप किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम की वजह से देख पा रहे हैं, जो 400 to 700 नैनोमीटर होता है। तो उसी तरह आयोडीन का एटम्स जो है, वो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, जिसके कारण हमें कोई कलर दिख पाता है। ओके, यानी कि जब कोई कंपाउंड बनाओगे आप, तो आयोडीन इसमें हेल्प करता है कलर बनाने में। ओके, तो ठीक है। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इजी इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये सारी टर्म याद होगी तो आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH if the equivalent conductance of 1 molar HCOH is 12 ohm centimeters per equivalent and at an infinite dilution 240 ohm centimeters per equivalent minus। तो इसमें हमें बेसिकली पूछा गया है, अगर हम CH3COH, यानी कि ये अपना आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी दोनों पार्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। पर ये जैसे कि इसमें आयोनाइजेशन पूछा, तो हम इसे मान लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट होना चाहिए। तो आप सी कब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता ही होगा नीट में, तो कि ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन बोला, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर यानी आयोनाइज, यानी कि वो जब टूट रहा है, CH3COH जब टूट रहा है, तो उसका आयोनाइजेशन बताना है कि वो कितने परसेंट में टूट रहा है। ओके, तो देखिए, उसका आंसर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला, आप इसे देख लीजिए। ये तो मॉक टेस्ट है, आप एक काम कर लीजिए, ऐसे हम बॉक्स बना लीजिए, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टर्म लगती है जो मैंने लिख के रखी। तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास कोई गिवन कंसंट्रेशन, जैसे कि ये दी हुई है, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन तो हमारे पास 12 दी है। ओके, और इक्विवेलेंट कंडक्शन एंड एट इनफाइनाइट ड्यूरेशन, और हमारे पास एक पहले से दिया रहता है। ये तो हमारा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह 2 मोलर रहता है, तो वो कंसंट्रेशन है। लेकिन हमारे पास एक जो पता है हमें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है, कि वो जब एकदम पूरा पानी पानी हो गया, बहुत बहुत डाइल्यूट कर दिए, तब की कंडीशन है। तो उस पे जो होता है, तब हम उसे डिवाइड करके इंटू 100, इसकी परसेंटेज निकाला, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या करा, CH3COH ये इसमें टूटेगा H+, और SCOH SCO माइनस एंड H+, तो इन दोनों में रिलेशन है। ओके, तो जो CH3COH का आयोनाइजेशन होगा, वो एक टाइप से HCOH का भी होगा। तो आपको ये सब पता होगा, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी होगी। ओके, तो मैं थोड़ा डीप नहीं जा रहा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर SCOH इज इतना। ओके, तो ये हो गए उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हमें दी हुई है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस दी हुई है हमारे पास 240। ओके, तो हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है। ओके, हमारे पास जो दिया था वो SCOH का दिया था, हमें CH3COH का निकालना था। तो हम उन दोनों को रिलेट कर लिए, और हमारे पास जो टर्म दी थी, हमने उसको फॉर्मूले में डाला। तो ये 12 दिया है, 12 लिख दिया ऊपर मैंने, अपॉन में 240। अब देखिए ये सारी यूनिट्स तो सेम है, और अपॉन में इनसे कोई मतलब नहीं हमें यूनिट कन्वर्जन से, और इंटू 100 कर दिए। तो 12/240 आप कैलकुलेट करिए, 0.05 होगा, और हम इंटू 100 कर लेंगे, 5 आ जाएगा। तो 5%, तो परसेंटेज दिया हुआ है, हमें सिर्फ 5 लिखना है। ओके, तो ये इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से करिएगा। पॉइंट पॉइंट के लिए भी कभी कभी आंसर दिक्कत दे देता है, पर अभी तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिला, हमें डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो आप देख लीजिए,
इजी पढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो कितना इजी था। तो ये क्या होता है, प्लीज चूज एन ऑप्शन, ओके सॉरी। तो हम 65 क्वेश्चन पे आ गए, मैं आगे ही बताता हूँ। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस सी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ CaCOH बाय ग्रेजुअल एडिशन ऑफ NH। ओके, तो देखिए इसमें पूछा गया है, हमारे पास एक वीक एसिड दिया है CH3COH, दैट इज एसिटिक एसिड, आपको तो पता ही है। और उसमें हम एडिशन कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली, यानी कि एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हम NaOH डाल रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो इस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, ये चीज है। तो आपने ये लिक्विड सॉल्यूशन एक चैप्टर होता है, उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं होगा। ओके, तो आपको ये याद रहना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो इसमें आपकी गलती है। आपको ये सब चीजें अच्छे से पढ़ के आना चाहिए, उसके बाद में आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसे नीचे करूंगा ना, तो अगर आपने पूरा पढ़ के रखा होगा तो आप एक झटके में आंसर दे दोगे। ओके, नहीं देंगे तो मैं हूं ना, मैं समझा रहा। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन दिखा रहा है थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है। इसमें थोड़ा डिग्रेड हो, यानी कि डिग्रेड हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। इसमें कांस्टेंट हो रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। सी ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में और थोड़े जोरों से इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखिए, देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, तो उसमें देखिए क्या लिखा है, CH3COH वीक एसिड, NH स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, CH3COH कैसे टूटेगा, OH माइनस, और उसमें NH डालेंगे तो इसमें Na प्लस यहाँ से आ गया। ओके, और ये वाटर का रहता है। ओके, ये OH माइनस आयंस, NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूटा, तो ये और ये CH3COH, तो हम दोनों इन दोनों का वो कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। ओके, टाइट्रेट कर रहे थे, धीरे धीरे एडिशन होते जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना। तो बेसिकली ये फॉर्म होगा CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव ड्यू टू दिस कंडक्टेंस इंक्रीज। ओके, तो ये जो ये फॉर्म हुआ, तो इसमें पूछा गया है कि हमारा ग्राफ वो बताइए नीचे। तो बेसिकली देखिए, आपने वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, तो ये इससे ये पता चलता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कभी डिक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज करेगा उसका कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि आप किसी वीक चीज में स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो उसकी शक्ति बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। इसलिए वही चीज है, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं किसी वीक चीज में, तो उसका टाइट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसे चलिए मैं आपको समझाता कैसे हो रहा है। तो देखिए, जब आप CH3COH डाल रहे हैं, मान लीजिए, देखिए ये मैं ऐसा लाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए CH3, मैं माउस पकड़ रहा हूँ, मैं इसी से कर रहा, तभी ये अच्छे से लिखा नहीं रहा, सॉरी। तो अभी हम स्टाइलस पकड़ लिए हम अपना, तो अभी मैं अच्छे से समझाता आपको। तो देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, वो CH3COOH। तो देखिए, इस पार्ट तक के हमारा जो CH3COH का वॉल्यूम था वो खत्म हो गया। जब तक कि CH3COH का वॉल्यूम था, वो भी एक एसिड है, तो उसमें भी उसके भी टाइट्रेशन की वजह से थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूज होते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे इंक्रीज कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही NaOH को वॉल्यूम NaOH डालना चालू करें हमने, जैसे CH3COH तो खत्म हो गया, लेकिन जैसे हमने NaOH डालना चालू करे वाटर में, तो वो एक्चुअली इंक्रीज करने लगा, एकदम फास्ट इंक्रीज करने लगा। तो मैंने ये लिखा भी है, आप पढ़ लीजिए। When the total acetic acid is consumed, the fast moving OH minus ions of NaOH will dominate. Okay, तो वही मैं बोलना चाहता था, NaOH आयंस के जो OH माइनस आयंस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से है, वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करवाएगी। ओके, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ऐसा मत कर लीजिएगा इस सी तो ऑप्शन सी इज फॉर कंडक्टेंस, एंड जो वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम हम डाल रहे हैं उसका है। ओके, तो देख लीजिए, आप ऑप्शन सिलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया हमारा, 6 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ओके, तो बोला गया है, the limiting molar conductance of CH3COONA, HCl and NaCl are 91, 426 and 126। तो ये सब 25 डिग्री में हमें कौन ऐसा दिया होता है, कोई ऐसे रूम टेम्परेचर या फिर कोई भी एक कंडीशन दी होती है जिसपे हमें सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वही है, तो ध्यान नहीं दीजिए, आपको पता होगा कि सारी चीज हम 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करें। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पूछा CH3 से, तो हमारे पास देखिए CH3COH के लिए आपको पता होगा, अगर आपके पास, ओके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक लॉ होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, एक चैप्टर, वो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर होता है, उसी का है ये पार्ट। तो उसमें वो होता है, हमारे पास एक लॉ दिया रहता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट कंपाउंड दिया है और हमें उसकी कंडक्टेंस बताना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो वो क्या होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की मोलर कंडक्टेंस होती है। ओके, लेकिन हमारे पास CH3COH को हम जब तोड़ेंगे तो CH3CO नेगेटिव
प्लस एच प्लस कंसंट्रेशन का कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, पर वो तो हमारे पास नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो तीन इक्वेशन दी हुई है ना, तो हम इन तीनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे और कुछ अपना आंसर लेके आएंगे। तो देखिए ये पूछा गया हमसे, मैंने हेडिंग नहीं डाला, या फिर शायद मैंने, ओके, इसके कारण आपको नहीं दिख रहा। चलिए मैं थोड़ा जूम ही करके रखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बनाए थे तो थोड़ा पेन से लिखा था। तो देखिए, तो मैं बोल रहा था लॉ, देखिए ये लॉ है वो अपना कॉलरश लॉ। तो आप सभी ने पढ़ा होगा ये कॉलरश लॉ, मैं आशा करता हूँ। तो कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट आयंस का माइग्रेशन होता है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है वो हम इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पहले सी एस सी सी ओ एच को तोड़ा, तो इसमें टूटेगा और इसमें टूटेगा। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इसे कट कर देता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिखना चाहा पर उन्होंने आपको समझाना अच्छे से जरूरी है, तो मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा था यहाँ पे। ओके, तो देखिए, सॉरी, ओके। तो देखिए हमने पहले कैलकुलेट करे एच सी एल, ओके सॉरी। हम्म तो देखिए जब हमने एच सी एल को तोड़े तो एच प्लस और सी एल माइनस आयन में टूटा, ठीक है। यहाँ पे एच सी एस सी सी ओ एन ए को तोड़े तो हमने सी एस सी सी ओ और एन ए प्लस, तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें राइट साइड में क्या चाहिए, देखिए राइट साइड में हमें चाहिए सी एस सी सी ओ नेगेटिव और प्लस एच प्लस। तो देखिए सी एस सी सी ओ नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा और एच प्लस यहाँ से मिल जाएगा। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दिए। तो ये सारी टर्म्स मैं ऐसे डिटेल में नहीं बता रहा, आपको पता है ये सारी चीजें, तो मैं बस ऐसे सॉल्यूशन है तो करना पड़ेगा मुझे, ओके। तो देखिए मैंने ये प्लस लिख दिया लेफ्ट साइड में और ये देखिए ये कर दिया, ओके सी। अब देखिए अब हमें इधर एन ए प्लस एक्स्ट्रा मिल गया था, ओके, और सी एल माइनस एक्स्ट्रा मिल गया था, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए वो सॉल्यूशन में। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी NaCl, जो कि ये है थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, मैं डायरेक्ट लिखते गया था, सॉल्यूशन कर रहा था मैं तो देखिए इसमें हमने NaCl को भी तोड़ा, Na प्लस Cl माइनस, तो हमने फर्स्ट और सेकंड में से माइनस कर दिया थर्ड, ओके दिख रहा है ये फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन, और ये थर्ड को माइनस कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, Na से Na कटा राइट साइड में, Cl से Cl कटा राइट साइड में, क्योंकि माइनस में है ना, ये माइनस हो जाएगा, ओके समझ रहे ना। तो देखिए CS, तो हमें बेसिकली ये मिल जाता है CH3CONA को, ऐसे होगा कि वो ऐसे, ठीक है, वो कुछ हम मैनिपुलेशन करेंगे अच्छे से, जब वाटर में करेंगे तो वो CH3CONA आयन कहीं और चले जाएगा और उसमें H प्लस आयन आ जाएगा, CH3COH बन जाएगा, और हमारे पास ये आ जाती है CH3CO नेगेटिव और H प्लस। तो हमें जो चाहिए वो राइट साइड में वो ये आ गया, हमें बेसिकली ये चाहिए था, ओके। ये सब हम ध्यान नहीं दे रहे, हमें जो मेजर फोकस करना है वो हमें ये इक्वेशन करना है और हमें ये मिल गया, ओके। तो देखिए मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, कॉलरश लॉ क्या बोलता है, कॉलरश लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है और हमें उसके मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मोलर कंडक्टेंस पता होना चाहिए। तो इसको इसका मोलर कंडक्टेंस कैसे मिलेगा, उसका मोलर कंडक्टेंस मिलेगा हमें सी एस सी सी ओ एन ए से, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन थी, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन थी, उससे मिलेगा। और हमने प्लस भी करा था ना एक और इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये माइनस करे थे हमने थर्ड। फिर हम तीनों को लिखेंगे, तो तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट भी प्लस होंगे, तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट भी माइनस होंगे, तो उन्हीं से हमारा मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा, ओके। तो बस हमने प्लस किया, सी एस सी सी ओ एन ए, तो देखिए यहाँ पे सी एस सी सी ओ एन ए 120, ये है हमारा फर्स्ट है तो इसका 91 लिखा है यहाँ पे। एच सी एल 426, फर्स्ट अपना सी एस सी सी ओ एन 91, एच सी एल 426, माइनस में करेंगे हम 126.4, तो देखिए हमारा आंसर ये आ जाएगा, ओके। तो बस आप यहाँ लिख लीजिए, यही आपका आंसर है, ओके। इसमें देखिए यूनिट का कोई दिक्कत नहीं, सभी का सेम यूनिट आया, मैं यहाँ लिख लेता आंसर 390.7, ओके। तो बस आप भी ऐसे कर लीजिएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A certain quantity of an ideal gas is expanded from 20 liter to 60 liter isothermally in three steps, okay. द प्रेशर ऑफ, देखिए आइसोथर्मली लिखा है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये याद रखिए। और ये हमारा पहला इनिशियल वॉल्यूम दिया था 20 लीटर से 60 लीटर, और ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, ओके, यानी वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। आप प्रेशर एक्सपांड मत कर दीजिएगा, ओके। और ये द प्रेशर ऑफ दिस थ्री स्टेट्स आर 1.5, 1.2 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। नाउ द गैस इज ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट बाय द गिवन थ्री स्टेप्स, अगेन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द, ओके। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि एक प्रोसेस दी हुई है, उसमें जो हमारा वॉल्यूम है वो एक्सपांड कर रहा है 20 to 60, लेकिन उसमें कुछ थ्री स्टेट्स है, यानी कि वो प्रेशर पे डिपेंड करना है। तो हमें पीवी ग्राफ देखना है मेजरली, आपको ये
टर्म्स देखते आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेसिकली 2 मिनट्स होता है फॉर वन क्वेश्चन। तो हमारे पास दिया हुआ है, पहले 1.5 एटमोसफियर दिया, फिर 1.2 दिया और 1 एटमोसफियर दिया। ये 3 स्टेट्स दिए, उस पर हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा और हमारी प्रोसेस भी आगे बढ़ेगी। और उसके बाद में बोला है कि जब हमारा ये प्रोसेस हो गया, फिर हमने जहां से गए थे वहीं से फिर जहाँ यानी कि लास्ट 60 लीटर पे गए थे हम, वहां से हमें फिर से इनिशियल स्टेट पे आना है, तो कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया। ओके, तो वर्क डन तो आपको समझ आएगा इसकी क्या लगेगा, P into V लगेगा जरूर। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है। तो देखिए पहले इनिशियली 20 लीटर पे था, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। ओके, ये फाइनल और ये इनिशियल। ओके, उसके बीच में 3 स्टेट थी मैं बताऊँ तो, मैंने एक कुछ वॉल्यूम मान लिया V2 और V3 के बीच में। ओके, ये 3 स्टेट, ये एक स्टेट 1.5, 1.2 और ये हो गया 180। तो 20 एटमोसफियर पे कुछ रहा होगा प्रेशर। ओके, ठीक है। और आप देख लीजिए, फिर उसी हिसाब से मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया उनको। जैसे 1.5 है तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका 40 हो गया, 1.2 है तो इसका वॉल्यूम कुछ 50 हो गया। ओके, और यहाँ पे एकदम बी है तो वहाँ 180 होगा, क्योंकि हमें 3 स्टेट दिखा है। तो लास्ट वाली स्टेट हो गई हमारी 180, तो हम उससे रिलेटिवली कैलकुलेट करें तो 180 पे हमारा बी इतना आया। 1.2 पे हमारा 10 से डिक्रीज कर रहे हैं हम। ओके, ये देखिए आप, ये 10 हो गया, डिफरेंस इसका 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, लेकिन ये इनिशियल वाला है, इसका डिफरेंस 20 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 0.3 का डिफरेंस है, तो इसमें थोड़ा बढ़ाएंगे हम। तो हमें थोड़ा रिलेटिवली आपको ये करते आना चाहिए। आपने गैसियस स्टेट जो चैप्टर होता है हमारा, उसमें आपने इसे पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई कंडीशन दी हुई है और आपको उसका ग्राफ बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, मैं उसका डिटेल नहीं बना रहा, आपको समझ आ गया। 3 स्टेट दी है, हमने उनका ग्राफ बनाया अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशन। ओके, ये वाली भी कुछ पी रहा होगा, तो अभी हम आगे। तो हमें बेसिकली पूछा गया, हम जब लास्ट स्टेट तक पहुंच गए यहाँ पे, तो अब हम यहाँ से देखिए हम चढ़ते जा रहे हैं ना ऐसे सीढ़ी जैसे, यानी कि अब हम उतर गए थे वहां से, एक्सपांड कर लिए, पर हमें फिर से इनिशियल स्टेट पे आना है। हमें फिर से उस प्रेशर कंडीशन पे आना है जहाँ पे हमारा वॉल्यूम 20 लीटर। तो ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा इसमें, तो हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यानी कि इस वाली स्टेट से हम इस वाले स्टेट में गए, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। फिर जो एरिया होता है एनक्लोज एरिया, जो ग्राफ का एनक्लोज एरिया होता है वही पीवी ग्राफ का जो एनक्लोज एरिया होता है वही हमें क्या देता है, वही हमें देता है एक्चुअल आंसर, जो कि वर्क डन होता है। वर्क डन आपने पढ़ा ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्क डन इज इक्वल टू P into डेल्टा V होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, और डेल्टा V भी चेंज कर रहा है। हम दोनों का डिफरेंस का कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास ये स्क्वायर दिया, तो आप ये और ये दोनों साइड रहेगी, रेक्टेंगल दिया तो ये दोनों साइड रहेगी, दोनों साइड रहेगी, तभी आप उसका एरिया निकालेंगे। और वही पूछा गया, यानी कि अगर ये हमारा एरिया दिया हुआ है तो हमें इस एरिया ही हमारा वर्क डन। तो देखिए पहली कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट। वो कैसे होगा, पहले अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का। तो वॉल्यूम का डिफरेंस है 20, तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया वॉल्यूम का डिफरेंस। और हमारे यहाँ पे प्रेशर कितना था, 1.5 था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म, तो वो 1.5 यहाँ लीजिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब देखिए सेकंड, ये फर्स्ट स्टेट हो गया काम। अब सेकंड स्टेट का काम देखिए, सेकंड स्टेट में क्या है, हमारा डिफरेंस हो गया 10 का डिफरेंस हो गया। ओके, देखिए 40 to 50 था, मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ये चाहिए हमें और प्रेशर में भी। तो देखिए 1.5 और 1.2 के बीच में डिफरेंस है 0.3 का। देखिए, तो ये डिफरेंस हमारा आ जाएगा सेकंड वाले में। मैं जैसे इसका आपको बताया ना एग्जांपल, उसी तरह ये भी कैलकुलेट हो रहा है यहाँ का एरिया का। एरिया निकाल रहे हैं हम हर एक पार्ट का, और हम उसे प्लस करें। तो देखिए 10 into 0.3। अब लास्ट पार्ट बचा, लास्ट पार्ट में देखिए 1.2 से 1 हुआ। ओके, तो देखिए उसके बीच में डिफरेंस आया 0.2 का, तो ये प्रेशर का डिफरेंस, और वॉल्यूम का डिफरेंस 50 to 60 फिर से 10 हो गया, तो ये हमने ये लिख दिया। ओके, तो इन दोनों को आप प्लस करिए, इजी कैलकुलेशन, 35 आ गया। 1 लीटर जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 जूल दिया हुआ है, आप बस इसे इंटू कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3500 जूल। तो आप इसे लिख लीजिए, 00। ओके, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्लॉटेड। अतः हमें इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये फिर से अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। जो पिछला वाला क्वेश्चन अभी था वो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता था। तो आपको ये सभी चीजें अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे थोड़ा पीछे बाद में आते हैं, पहले
पढ़ लेते क्वेश्चन में पूछा क्या गया। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट बी एंड सी, यानी कि देखिए ये बी है ये सी है, यानी कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी बी से सी। मैं आपको पहले प्रोसेस गिना देता हूँ, ग्राफ ही पढ़ा देता हूँ, ओके। देखिए इसे भी कोई प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन हम बी और सी के बारे में बता सकते हैं कि ये जो बी और सी और ए टू डी आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। ओके, तो आपको ये याद रखना। टेम्परेचर एंड बी एंड सी, ओके टेम्परेचर भी दिया है बी पे अपना 500, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके वहाँ पे 500 है, और ए टू डी में 300 है, ओके ये आपको याद रखते जाना, ओके। तो हमें पूछा गया हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, हम जाए डायरेक्टली हीट से, फिजिक्स में आप कैसे हीट कैलकुलेट है, हीट अगर डेल्टा एच दिया है तो अपन कुछ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एनसीवी डेल्टा टी ऐसा ऐसा करके कैलकुलेट कर लेते थे ना आप। तो देखिए अब हम मैं बता रहा हूँ कि ये दिया है हमारे पास ग्राफ, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हमें बोला है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमें हीट कैलकुलेट करना तो पूरी हर एक प्रोसेस का निकालना पड़ता है, तो हर एक जो एजेस है उन सभी का में वो निकालना है, यानी कि हर एक एजेस का इंडिविजुअल हीट हीट निकालना। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये चार एजेस, ये चार। तो देखिए ए टू बी में देखिए ये है आइसो, ओके ओके। तो देखिए ए टू बी जब हम यहाँ से जा रहे हैं, इसमें देखिए वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मे बी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर हीट कैलकुलेट करना तो वो होता है एनआरटी लॉग वी टू, यानी कि जो चेंज होने के बाद वॉल्यूम और जो इनिशियल वॉल्यूम, तो चेंज होने के बाद वॉल्यूम के 2 टाइम्स वी नॉट, ये वाली फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा ए बी का पार्ट, ओके ये हो गया हमारा ए बी का, ओके। अब हम पढ़ते हैं बीसी, तो इसमें देखिए बीसी में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखिए मैंने जैसे पढ़ाया था कि देखिए ये एनसीवी डेल्टा थी, अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा एनसीपी हो जाता, तो ये आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीवी लिखा है हमारा एक मोलर कंडक्टेंस पे, और टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए बी पे कुछ टेम्परेचर दिया था 500, सी पे टेम्परेचर दिया था 300, तो उसी तरीके से हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब हमारा क्या है सी टू डी, अगर सी टू डी में देखें तो हमारा इसमें वॉल्यूम फिर से चेंज हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा था वैसे इसमें हो रहा है, और जैसे इसमें हो रहा था वैसे इसमें हो रहा है, तो ये सेम टर्म रिपीट कर रही, तो मैं इसे नहीं लिखा रहा, आपको दिख रहा होगा, ओके। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ फाइनल वैल्यू ये मिलेगी, ओके। कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, कुछ टर्म इक्वल आ जाएगी, तो ये मिलेगा। आप वैल्यू पुट किए, एन कितना 1 दिया है, आर की वैल्यू मैंने ये 2 कहाँ से लिखी, ये 2 कैलोरी, क्योंकि हमारे पास आंसर देखिए पूछा क्या कैलोरी में दिया, तो कैलोरी में लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल, ओके। और 0.7 आप लॉग टू की वैल्यू मान सकते हैं, ओके। और ये हो गया हमारा डेल्टा टी, ये लॉग टू की वैल्यू, ओके ठीक है। तो इससे हमारा आंसर ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, और आपको वहाँ कैलकुलेटर की जरूरत, कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करते आनी चाहिए, ओके। मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ, तो ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 69 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, हमारे लगभग 8 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन पे, तो हमें जल्दी जल्दी करना होगा, इसी इसी क्वेश्चन से पूरे। तो देखिए इसमें कंसीडर द प्रोसेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए टू डी, तो ए से लेकर डी तक हमें बहुत से प्रोसेसेस दिए, किस तरह हम ए टू डी जा सकते हैं, बस यही दिया हुआ है, ओके। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू हेसलर, तो अच्छा, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बाद में एक जो चैप्टर आता था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या तो नाम है उस चैप्टर का, मे बी उसमें बहुत सी इक्वेशंस रहती थी, तो उसी का एक पार्ट है, आपने सभी चीजें याद होगी मैं आशा कर रहा हूँ, तो आपको जैसे हैश लॉ समझ आ रहा है, मुझे जैसे हैश लॉ याद है तो मुझे पता है, ठीक है। मैंने हैश लॉ से इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा मैं। जैसे मुझे हैश लॉ क्या बोलता है, हैश लॉ बोलता है अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी हुई है, तो कोई भी यानी कि एक कंडीशन से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, यानी कि स्टेट में, तो उसमें जितनी भी रिएक्शन हो रही है उन सभी का सम उस स्टेट का चेंज होता है, यानी कि इस वाले स्टेट से इस वाले स्टेट में जाने में जो चेंज लग रहा है वो हमारा चेंज इन ऑल द रिएक्शन है, ओके। तो देखिए ये ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, अच्छे से लिखा हुआ, मैं समझा देता आपको। सिंस ए टू डी डेल्टा एच सिक्स इज एंथैल्पी चेंज, ओके देखिए मैं बताया था जो चेंज होता है स्टेट का वही है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होता है, ओके। तो एच सिक्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एच सिक्स को लिख सकते हैं एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, देखिए एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री इस तरह से लिख सकते हैं। एस इसको हम नीचे की तरफ दे सकते हैं एच फोर प्लस एच फाइव, तो ठीक है। तो इसमें पूछा गया मुझे करेक्ट एक्सप्रेशन, तो इसमें बोला कितनी करेक्ट एक्सप्रेशन दी हुई है, तो देखिए ये वाली तो एक्सप्रेशन करेक्ट है, ये वाली एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, ओके।
तो उस तरीके से देखिए, फर्स्ट फर्स्ट भी करेक्ट है हमारी, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड वाली देखिए डेल्टा H6 माइनस H1 माइनस H2, तो आप ठीक है, ये भी सही है, करेक्ट है एकदम, आप मैनिपुलेट कर दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन देखिए, फिर फोर्थ वाली H6 माइनस, तो ये गलत है। H5 H6 इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H, देखिए मैंने ये तो लिख ही दिया, सेम कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, तो ठीक है। हमारे सिर्फ ये चार इक्वेशन करेक्ट है, ये वाली इक्वेशन तो कहीं से सेम नहीं आ रही है, आपको दिख ही रहा हो, H4 H5 H, ये H4 H5 और H6 के बराबर हो ही नहीं सकती, उल्टा लिखा है इसमें, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है 1 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, सेव करेंगे, सेवन नेक्स्ट। उसमें इंटीजर क्वेश्चन था, आपको पूछा गया था कि कितनी इक्वेशन करेक्ट है, आप ऐसा नहीं लिख दीजिए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। अब इजी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमने इंटीजर पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, तो अब डायरेक्ट हमें देखना है, और मोस्टली अगर इनऑर्गेनिक करा तो आपको याद होगा तो इजी हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, हाइड्रेट्स के बारे में बात है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है पार्ट, ये मोस्टली हाइड्रोजन वाले पार्ट में आता है। ओके, सलाइन हाइड्रे, और ये जो हमारी हर एक अल्कली अल्कलाइन मेटल्स की जो रिएक्शंस होती है विद वाटर, उसमें भी आप पढ़े होंगे। सलाइन हाइड्रेट्स आर स्टोइचियोमेट्रिक एंड मेटालिक हाइड्रेट्स आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ओके, तो ये आपने, आपको पता ही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन सही है, करेक्ट है, आपने नहीं पढ़ा होगा, इसमें मेरी गलती। ओके, सेकंड क्वेश्चन, BH2 इज अ मोनोमेरिक whereas MgH, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो प्रॉपर गलत है, मुझे देखते से ही समझ आ रहा है गलत। इसमें बोल रहा है MgH2 पॉलीमेरिक है पर BH2 मोनोमेरिक है, तो उल्टा लिख दिया इसने, ये स्टेटमेंट तो गलत। हाइड्रेट्स ऑफ द एलिमेंट ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये करेक्ट है एग्जैक्ट। NH reacts with water and liberates H2, हाँ ये सही बात है, बट whereas B2H डज नॉट reacts with water, है ना? नहीं नहीं नहीं, B2H भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये चीज कुछ गड़बड़ लिख दिए, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है क्या, हाँ देखिए, बेरिलियम मोनो MgH2 इज अ पॉलीमर बेरिलियम फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ओके, तो देखिए, जो BH2 होता है वो पॉलीमर फॉर्म, मोनोमेरिक नहीं होता, वो हमेशा यानी कि डाई में फॉर्म करता है, यानी कि इसके दो दो बेरिलियम के एटम एक एटम फॉर्म करते हैं, तो ये B2H6 बनाता है, B B2H6। ओके, तो देखिए, दो बेरिलियम एटम के बीच में दो हाइड्रोजन एटम ट्रैप है, और ये उसके बाउंड्री वाले एलिमेंट है, तो ये हमें ये मोनोमर नहीं है, ये डाइमर है टाइप। ओके, और फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया था, फोर्थ वाला मैंने जो बताया था वो गलत था, वैसे सेकंड ये गलत था, वैसे फोर्थ भी गलत था। तो देखिए, इसमें B2H6 और H2 की रिएक्शन में थोड़ा जूम जूम इन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब रिएक्ट करते हैं B2H6 और H2, तो वो H3BO3 बनाते हैं। ओके, ओके, और इसके साथ में ये हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, उसमें ये आपने पढ़ा होगा SCBO3, एक वो होता है टेल्कम पाउडर, जैसे एकदम सिल्क होता है, यानी थोड़ा ये कंपाउंड बहुत ज्यादा वो होता है, यानी कहना चाहिए स्मूथ होता है, टेल्कम पाउडर टाइप। ओके, जैसे टेल्कम पाउडर, सॉरी कैरम पाउडर टाइप। ओके, और ये हो गया 2 टाइम्स हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो इसमें तो कुछ और लिखा है, तो ये आंसर है। सेवन नेक्स्ट करेंगे। Okay, so next question. In the given reaction, what will be the final product of A? CO गैस, ये हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसमें कोबाल्ट कैटलिस्ट डालेंगे, तो इसमें क्या बनेगा? तो ये सिंपल सी रिएक्शन दी हुई है, किस चीज की रिएक्शन दी हुई है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। आपने अगर पढ़ा होगा, जब हम डिफरेंट कैटलिस्ट डालते हैं तो डिफरेंट रिएक्शन बनती है, लेकिन हम जब यहाँ पे कोबाल्ट कैटलिस्ट की जगह ऐसे प्लेटिनम डालते हैं तो हमारा मीथेन बनता है, बट यहाँ पे CO+H2 कोबाल्ट कैटलिस्ट दिया हुआ है, तो हमारा CH2OH बनेगा, दैट इज मेथनॉल। मेथनॉल विल बी फॉर्म। आपको देखते से लगेगा कि ये मीथेन बनेगा, बट ये मीथेन नहीं बनता। ओके, आप ये याद रखिए, मेथनॉल बनता है। ये केमिस्ट्री का है, आपने याद करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको याद ही होगी, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 के आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिस, ओके, हमारे पास एक हाइड्रोलिस दिया हुआ है कंपाउंड, ओके, हाँ, उसमें एक कंपाउंड निकला E, एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन, ओके, व्हेन क्लोरीन गैस इज बबल्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट प्रोड्यूसेस व्हिच इज ओके, तो इसमें बोला गया CH3 को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट A निकलता है, और जब हम A को Cl2 गैस से पास कराते हैं तो एक प्रोडक्ट B बनता है, तो हमें वो प्रोडक्ट B की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। समझ आया क्वेश्चन? ओके, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया था। CH2 का हाइड्रोलिसिस करा, ये प्रोडक्ट बना A बना, उसमें हाइड्रोजन निकली। ओके, इसको तो हमको देखना ही नहीं, पर हमारे पास A आ गया, पर उसने क्या बोला, जब A में हम Cl2 पास कर रहे हैं, Cl2, ओके, CH2 क्या आपको पता ही होगा,
कैल्शियम डाइहाइड्राइड को जब हम हाइड्रोजन से पास वाटर से पास करते हैं तो ये बनता है। और जब हम इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 बनता है। और ये क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग कंपाउंड होता है। इससे हम कपड़े धुलने में ये बहुत यूज होता है। जो आप पढ़ते हैं ना ब्लीचिंग, उसमें ये यूज होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या है, Ca+2 बनेगा। अब इसको आप तोड़ के देखिए तो ये इस फॉर्म में टूटेगा, Ca+2 में टूटेगा। एक OCl माइनस में टूटता है और एक Cl माइनस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है रेडॉक्स रिएक्शन में। ये आपने जरूर पढ़ी होगी, ये हर एक टीचर समझाता है आपको कि क्लोरीन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंट कंपाउंड्स बताता है। देखिए इसमें OCl माइनस में, तो Cl हमेशा -1 में रहता है। ओके, यहाँ पे Cl -1। हम्म तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर है +1। सॉरी मैं कुछ कर रहा हूँ। ओके, तो ये OCl माइनस में यहाँ रहता है। ओके, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, तो इसमें तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एटम है। ओके, लेकिन इसमें हमारी ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट आती है। ओके, तो ऑक्सीजन की माइनस स्टेट -2 होती है। प्लस में एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू -1 दिया है, क्योंकि OCl -1 आएगा, इस हमारा एक्स की वैल्यू आ जाती है +1 आ जाती है। ओके, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद आना चाहिए, कैलकुलेट करते तो इजी आना चाहिए आपको। DDT कंटेन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्लोरीन। ओके, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको 1 सेकंड भी लगेगा जैसे आंसर, जैसे मैंने ये पढ़ा क्वेश्चन तो इसका मेरे को आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 5। आप बोलेंगे आपने कैसे लिख दी, तो देखिए DDT बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये वाटर गेटरमैन कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारे रिएक्शन के बाद में एक रिएक्शन आती है, उसमें काम आता है ये। इसमें जिसमें हम फिनाइल एटम यूज करते हैं, जिससे अगर कोई फिनाइल रिंग दी हुई है हमारे पास, बेंजीन रिंग, तो उसके कंपाउंड्स को जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें ये यूज होता है। ओके, तो देखिए CCl3 के 3 कंपाउंड, यहाँ 3 एटम्स दिए हुए, यहाँ 3 और यहाँ पे एक और एक 3, और टोटल कितना हो गया 5। तो आप इससे ऐसे कैलकुलेट कर, ये जो नॉर्मल रेन वाटर पूछा। ओके, ये जब नॉर्मल रेन वाटर कितना होता है, इट इज बिटवीन 5.5.6। ओके, तो वही है। बट और ये क्यों होता है नॉर्मल रेन वाटर, जो CO2 की बहुत सारी इम्प्योरिटी, जैसे नॉर्मल पीएच वाटर की वो होती है 7 होती है नॉर्मल। ओके, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो ये नॉर्मल वाटर होती है, नॉर्मल वाटर आपको पता है पीएच कितना होता है, उसका 7 होता है। लेकिन जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में हमारा जो एटमोसफियर है, पता है आपको, जो बहुत सारा पॉल्यूटेड हो गया, उसके कारण जो CO2 की इम्प्योरिटीज आती है, उसके कारण थोड़ा एसिडिक नेचर आ जाता है पानी में। और आपको पता है अगर एसिडिक नेचर है तो वो पीएच हमारा डिक्रीज करेगा, तो इसका पीएच 5.6 आता है। ये भी आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें हाइड्रोजन में ये सारी चीजें लिखी हुई है। सारी रटने वाली टर्म है, आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता ही है कैसे सब्जेक्ट है। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इजी मार्क्स है, अदरवाइज आप देख लीजिए फिर क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे क्या रहे हैं सोच भी नहीं सकते कि क्या किए, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इनने थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया। ये जो दिया हुआ है ना, देखिए द मिनिमम लिमिट ऑफ द नाइट्रेट इज ड्रिंकिंग वाटर, ये मिनिमम लिमिट नहीं है, इसकी एक्सट्रीम लिमिट। द प्रेस्क्राइब लोअर लिमिट ऑफ, इसमें भी गलत दिया है, इसका भी ये मैक्सिमम लिमिट है। सॉल्युबल इज ऑफ अप टू। ओके, इसमें अप टू दिया है, ये मैक्सिमम लिमिट दिया है। ये वाला आंसर सही होगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ मार्क भी कर, तो क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट फॉर पोलर। अरे ये क्या क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि क्या ही बोले। इसमें सिंपल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिखना और आपको इजी आंसर मिल जाएगा। शायद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या नहीं किया, मैंने नहीं किया होगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए ये ऐसा है, मैंने इसको थोड़ा वो बना दिए थे, डायग्राम बना दिए थे मैंने। CH4 CCl4 CH4। ओके, ये सारे डायग्राम बनाए हुए थे मैंने, दिख रहे हैं आपको। तो बस आपको देखना है, जैसे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो इनमें वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनमें थोड़ा डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों थोड़े से ही कम है। लेकिन यहाँ देखिए, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इनका तो हमेशा वो होगा, क्या होगा, एडिशन होगा। तो सबसे ज्यादा तो पहले हमारा थर्ड वाला होगा, तो ठीक है, थर्ड वाले की तो सबसे ज्यादा होगी हमारी, लेकिन पोलर नहीं होगा वो, ठीक है। इसके बाद में यानी कि, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दूं, हाँ, जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो इसमें ये सबसे ज्यादा पोलर होगा, यानी ये सबसे ज्यादा पोलरिटी, यानी किसी भी एटम को अपने तरफ खींच सकता है।
ये पोलरिटी वही बताती है। ओके, ये हमें डाइपोल मोमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा हमें अच्छे से आता है, तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो देखिए ये पहले तो इससे हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला तो सबसे पहले यही आएगा। लेकिन अब बुला के हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बताइए। तो अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। तो देखिए CCl4 ये तो खत्म हो गया एक टाइप से, CH4 भी एक टाइप से खत्म ही है। तो ये जो हुआ है, मैं पहले थोड़ा डिवाइड कर दिया। CCl4 CH4 ये एकदम पोलर नहीं है, एकदम एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। तो जो फिफ्थ वाला है, सॉरी फोर्थ वाला है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्या? तो ऐसा ऑप्शन, ओके, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये, लेकिन ये दो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर तो ये है, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी ट्रिक्स आना चाहिए। अगर आप तो सिर्फ प्रॉपर कैलकुलेशन ही करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखिए, जब से हमने मोस्ट पॉपुलर निकाल दिया और सबसे लीस्ट पॉपुलर निकाल दिया, हमने चेक कर लिया। अब बीच में क्या बोला, फिफ्थ और सेकंड, तो देखिए CH2 Cl2, हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, अगर आप फ्लोरीन के बाद में नेक्स्ट आता है क्लोरीन, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन भी उसको एडिशन कर रहा है पोलरिटी में, क्योंकि उसमें डिफरेंस कम आएगा। लेकिन अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, पॉइंट में आंसर आएगा पोलरिटी का, डायपोल मूवमेंट। क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये थर्ड लास्ट होगा। देखिए सेकंड और ये थर्ड। तो आप इसे सेवन नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 77 में आपके बेंजीन रिंग दी हुई है, उस पर मिथाइल दिया हुआ है, बेंजीन ये सॉरी साइक्लो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। ओके, तो इसमें पूछा गया है B2S6H2O2 ओके, तो ये आपको रिएक्शन पता है? अगर नहीं पता तो बता भाई। ये है ऑर्गेनिक एक फेमस रिएक्शन, जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ B2S6। ओके, एक रिजेंट होता है, यानी कि जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन होती है वो रिजेंट के ऊपर डिपेंड करती है मोस्टली। अगर आपका रिजेंट डिफरेंट है तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, अगर आपका रिजेंट सही है तो आपका आंसर सही आएगा। ओके, यानी आंसर यानी कि आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा। ओके, तो देखिए, इसमें आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, तो इसमें आपके पास क्या रहता है, OH- और H+ आयन रहता है। तो आपको बस इतना पता रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी हेक्सीन रिंग दी हुई है, अगर मान लीजिए वहाँ रिंग नहीं दी रहती और अगर आपके पास कोई भी C और C बॉन्ड ऐसा कुछ दिया रहता है, देखिए कैसा दिया रहता है, एक ऐसा और एक ऐसा दिया रहता है। तो इसमें आप H ऐसे जोड़ सकते थे, OH ऐसे जोड़ सकते थे, या फिर OH ऊपर से जोड़ सकते थे, या फिर उल्टा सीधा कर सकते थे। सिस और ट्रांस आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको। तो रुकिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो वेट अ मिनट, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो देखिए, इस रिंग में यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ ऐसा होता है कि जहाँ पे रिंग होती है वहां पे हम उसके बॉन्ड को तोड़ के उसमें हम दूसरे, यानी कि जो हमारे पास रिजेंट दिए हुए थे उन एलिमेंट को तोड़ना है। बेसिकली यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो देखिए इसमें क्या करें, मैंने जैसे बताया आपको। देखिए CH3 हमने थोड़ा बाहर ले लिए, थोड़ा हमने क्या, एक चैप्टर होता है स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं हम, आइसोमर्स, उसमें हम ये सब चीजें होती है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, हमने जोड़ा है एक OH जोड़ा है। OH, OH को हमने CH3 जो हमारे पास था उसके ट्रांस में रखा है। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ पे CH3 हमारा ऐसा है और OH हमारा पीछे, ठीक है। तो दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन हमें तो मेजर प्रोडक्ट में जाना है, वही चीज है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा हिंड्रेंस का भी ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। तो आपको पता होगा 3 डिग्री कार्बन। अब जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों चीज को एक ही अलाइनमेंट में डालेंगे तो उसके कारण हिंड्रेंस आ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता एक और, जैसे सी है, एक दो, ये एक दो। अगर आप इन दोनों को देखें, अगर आप ऐसे डाल दे तो इन दोनों की वजह से हिंड्रेंस आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे 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 ऐसे, और अगर एक ऐसे डाल दे और एक ऐसे डाल दे, तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होगा ना। तो इसलिए हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन देखिए, तो देखिए CH3OH, तो देखिए OH यहाँ दिया है, H नीचे दिया है, तो ये तो गलत हो गया। CH3OH में सब चीज एक ही कार्बन पे दे दिया, तो बहुत ही गलत है। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए CH3H एंड OH, तो देखिए दोनों क्या कहते हैं, अलग अलग है। तो ये अच्छा, और ये देखिए ट्रांसपोजिशन रहेगी। तो ठीक है, हमारा यही ऑप्शन सही है। देखिए इसमें हिंड्रेंस का दिक्कत नहीं आ रहा, हमेशा हमारा एटम अच्छे से स्टेबल भी है। ओके,
आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आपको विजिबल है ना? हम्म, तो ठीक है, ये आंसर है आपका CH3 एंड दिस इज OH। फिर नेक्स्ट करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे सारे एग्जैक्ट सेम ही दिख रहा है। देखिए OH OH सेम पोजीशन पे है, यानी कि एग्जैक्ट सेम अलाइनमेंट, ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे OH और CH3 एक ही जगह दे दी तो बहुत ही गलत कर दिया। अब देखिए यहाँ पे CH3 ऊपर है, OH नीचे, तो दोनों में स्टेबिलिटी सही है ना, इसलिए। और ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर और उसके बीच में डबल बॉन्ड और फिर और एक बेंजीन रिंग है और इसके बाद में HBr पेरोक्साइड दिया है। ओके, तो ये बेसिकली इसमें क्या है, हमें ये हम्म, इसमें ब्रोमिनेशन, ये रिएक्शन क्या होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन तो उसमें था, लेकिन एक हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है उसमें B2H6THF भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी चालू हो गई यहाँ से इस क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए CH3 बेंजीन रिंग पे बन गया CH। ओके, ये सारे देखिए इतना पार्ट तो स्टेबल है, ये भी पार्ट स्टेबल है। तो हम ब्रोमीन को जोड़े जोड़े तो जोड़े कहाँ, तो देखिए जो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। अब ये ब्रोमिनेशन कैसे टूटेगा, तो देखिए हमारे पास पेरोक्साइड दिया। तो जो पेरोक्साइड होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या करता है, अगर आप फ्री रेडिकल देते हो तो एक कैसे जुड़ जाता है, एक ऐसे जुड़ जाता है, तो देखिए ऐसा बन जाता है ना एक फ्री रेडिकल ऐसा। तो यहाँ पे भी एक एटम जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी एक एटम जुड़ सकता है। पेरोक्साइड एक्ट करता है एज अ फ्री रेडिकल, जिससे हम ब्रोमिनेशन अपना अचीव कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो देखिए अब आप बोलेंगे आप Br तो इस साइड भी जोड़ सकते थे, जैसे Br और इधर H ऐसे जोड़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसे क्यों नहीं जोड़ा? तो देखिए इधर देखिए CH3 दिया हुआ है, तो जो CH3 के कारण जो पैरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे, वो अगर हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन जोड़े तो वो दिक्कत देगा रिएक्शन में। ओके, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा कोई वो नहीं है, क्या चीज नहीं है, ऐसा कहना चाहिए कि दिक्कत नहीं दे रहा है, यानी कि दूर दूर रहना चाहिए ना हमारा पार्ट, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, हमारा मेजर हमारा फोकस ये रहता है। तो हम ब्रोमिनेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे। ओके, इस साइड पे, इस साइड वाले पे ऐड करेंगे इधर, इसके कारण इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो आ रहा है वो इसको यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता इसका ब्रोमिनेशन, इस वाली हिंट पे। ओके, तो हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन ऐड करेंगे। ये सारी टर्म आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी होगी, मैं नहीं समझा रहा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा। आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं अपनी नोटबुक, आपने जहाँ पे भी क्वेश्चन लिखे होंगे। ओके ओके, तो देखिए 17 नंबर, इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द टोल्यून एंड नाइट्रोबेंजीन। ओके, हमारे पास टोल्यून पता है हमें, इसका स्ट्रक्चर, और नाइट्रोबेंजीन भी दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर NO2, टोल्यून के ऊपर NCH। ओके, तो यहाँ बोला गया है, देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये जो इतना पार्ट होता है वो टोल्यून होता है, और जो इतना पार्ट होता है, सॉरी, जो इतना पार्ट होता है पहला वाला, वो इतना वाला नाइट्रोबेंजीन होता है, और जो इतना पार्ट होता है वो टोल्यून होता है। ओके, और इससे हमें बना ली है क्या बनाया है, हमने बनाए हैं पीट नाइट्रोटोल्यून। ये पैरा प्रोडक्ट पे देखिए, इसमें कुछ वो होती है ना, ऑर्थो पैरा मेटा। तो देखिए ये पैरा पोजीशन होती है। ओके, ऑर्थो मेटा। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा टोल्यून CH3 की वजह से, और ये हो गया पैरा पे नाइट्रो, तो ये लिखा पैरा नाइट्रोटोल्यून। तो हमें पूछा गया इसका डायपोल मोमेंट, तो देखिए टोल्यून C7H8, इसका रिलेटिवली डायपोल मोमेंट लो होता है, जिसका हमारे पास वैल्यू दिया 0.4, क्योंकि उसमें जो CH बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियली होते हैं CH3 में। ओके, due to CH bond present in CH3 partially cancel out dipole moment of CC bond in benzene। ओके, तो जो बेंजीन में CC बॉन्ड होते हैं और ये CH3 में जो CH बॉन्ड होते हैं, वो पार्शियली कैलकुलेट यानी कि कैंसिल आउट कर देते हैं इन सारे बॉन्ड के इफेक्ट को, उसके कारण उसका डायपोल मूवमेंट कम आता है। लेकिन जो नाइट्रोबेंजीन होता है NO2, तो देखिए NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक टाइप से, तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग, इसके कारण स्ट्रॉन्ग डायपोल मूवमेंट आता है, क्योंकि आपको पता है डायपोल मोमेंट मतलब खींचने की शक्ति, और खींचने की शक्ति मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप हो गया या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EDG EWG, आपने सब पढ़ी होगी टर्म्स, तो उसकी बात है। तो इसके कारण आपको निकालना है कि इन दोनों की वजह से जो डायपोल मोमेंट आया पैरा नाइट्रोटोल्यून का, क्योंकि ये तो सिर्फ टोल्यून का है और ये नाइट्रोबेंजीन का है, तो हमें उसका कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आप कुछ मत करिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप बोलेंगे आप ऐड क्यों करना है, तो देखिए मैंने जैसे बताया था आपको, टोल्यून टोल्यून क्या कहता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, NO2 क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। जैसे कि अगर ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं तो आप उसमें डायपोल मोमेंट ऐड होता है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है,
इन पैराहेड्रोटोल्यून द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3 एंड NO2 ग्रुप्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन। ये चीज बताना चाह रहा हूँ। जो अगर हमारे पास ये ग्रुप दिए हुए हैं, इनकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है प्लस आई माइनस आई, तो उनकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 88th क्वेश्चन पे। ओके, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज मोर पोलराइजिंग। ओके, तो सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि इसमें गलत कौन सी ये पूछा गया। ओके, a transition metal ion is more polarizing than S। ओके, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया। S ब्लॉक आयंस ऑफ कंपेरेबल साइज। ओके, आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ओके, इसमें सॉल्युबिलिटी की बात की, AgF, AgCl, AgBr, AgI। ओके, LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से ये गलत है। ओके, ठीक है। नो नो नो, LiCl। ओके, LiCl के साथ में एक और होता था, वो भी सॉल्युबल होता था। मैं एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया। एक ऐसे ही था, मैंने भी जब जेई दी थी, एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला था, तो उस हिसाब से मैं वो बता रहा था। ये क्वेश्चन सही है। ओके, सॉल्युबिलिटी, अरे नहीं, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है। ओके ओके, ये तो गलत है। ओके, देख लेते। ओके, करेक्ट ऑप्शन आर ABC। देखिए मैंने जैसे बताया था आपको। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज मोर पोलराइज। ओके, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं, आपको पता ही है कि इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो होता है विच रिजल्ट इन हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जब एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कंपेरेबल साइज के बराबर जब होता है, तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जो बीच के एलिमेंट होते हैं, उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आपको पता ही होगा कि एस ब्लॉक में डी इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं। सेकंड, सॉलिबिलिटी। ये आपको तो कंठस्थ याद होगी मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, AgF, AgCl, AgBr। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। LiCl इज कोवेलेंट इन नेचर, ये आपको सभी को पता है, हेंस एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन जो BSF होता है वो गलत है, इसमें उल्टा होता है। इसका आंसर ऐसा होता है। इसका आंसर होता है सॉरी, BeSO4 की ज्यादा सॉल्युबिलिटी देन BaSO। जनरल ट्रेंड है, जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई होगी आपके टीचर। ओके ओके, 81 क्वेश्चन पे आ गए। तो देखिए क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल O2, O2ASF6, KO2। ओके, द करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें देखिए आपके पास जो कंपाउंड दिया है उसमें मेनली ऑक्सीजन चीज कॉल यानी कि कॉमन है, और बाकी सब एलिमेंट। तो इसमें पूछा गया आपको कि आप बताइए कि इन दोनों ऑक्सीजन जो एटम दिया हमारे पास, देख लीजिए आपके पास दो ऑक्सीजन एटम दिए हुए, उन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड दिया हुआ है उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज 3 1 2। ओके, द करेक्ट। ओके, ये सब चीजें हम देखते हैं। पहले हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी सभी चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए AsF6 में, तो देखिए इसमें जो होता है इसके बाद माइनस हो गया, प्लस आ गया, तो ओके, इसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया और 2.5। O2 हो गया, यानी कि दो टाइप के होंगे ना, तो उसमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.0। ओके, तो ऑक्सीजन हो गया, KO2 हो गया, KO ऑक्सीजन 2 के ऊपर माइनस चार्ज, तो इसके कारण हो गया 1.5। ओके, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो ये वाला O2 है, वो देखिए ये फर्स्ट वाला है, ये वाला हमारा हो गया सेकंड, और ये वाला हो गया हमारा थर्ड। तो इन सबके बॉन्ड ऑर्डर ला लिए हमने 2.5 2 1 2। ओके, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर का तो ऑर्डर पता चल गया 3 1 and 2। तो यहाँ पे तो सेकंड का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ गया? हाँ, ये देखिए ये तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा होता है, ठीक है, आपको पता होगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ। तो देखिए इसमें क्या था, जो थर्ड वाला था, थर्ड वाले का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम था। ओके, देखिए यहाँ पे दिया भी है 1.5, तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा सबसे ज्यादा, वैसे O2 का हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका 2.5 था, इसका 2.0 था, इसका 1.5 था। तो देखिए ये आपको पता होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं दिया है, तो बाकी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये सारी टर्म्स आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया, या करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज दिस। ओके, 7। आप ऑप्शन जब टिक करें तो आप ध्यान दीजिएगा आप कौन सा ऑप्शन टिक करें, क्योंकि
आपको ऑलमोस्ट गुमराह करना चाहता है जो पेपर बना रहा है, तो आपको विथ एक्यूरेसी आपको स्पीड भी रखनी है, क्योंकि देख लीजिए 30 क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको तो और जल्दी करना होगा। ओके, ठीक है। तो विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द, ओके ओके, तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह वगैरह जो चैप्टर होते हैं लास्ट में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, उसका पूछा गया है। तो जो पॉलीमर्स वगैरह बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये है ना बेसिक टर्म्स है। तो विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट एक्सचेंज, तो आप बोलेंगे कि इसमें तो एटीपी तो निकलता है, हमें पता ही है, ग्लूकोज भी निकलता है, एनएडीपीएच होगा इसका आंसर, पर यहाँ पे आपने कर दी गलती। देखिए मैंने भी करी थी गलती, मैंने कट करा है ना। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज कह रही है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस लाइट यानी कि इन सनलाइट भी होता है और इन नाइट भी होता है। तो जब सनलाइट रहती है तब लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होगा तब वो ब्लू, विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब अ, यानी कि दिन होती रिएक्शन तब ग्लूकोज नहीं निकलती, उसे बाद में निकलता। ओके, तो ये आंसर है इसका, ग्लूकोज इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए, याद होगा आपको। ओके, ब्लीडिंग स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। ओके, एक कंपाउंड होता है जिससे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो उसमें पूछा गया है कि ये क्यों होता है, ब्लड स्टार्ट टूइंग इन अ, अरे नहीं ये तो हो ही नहीं, ब्लड रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ सॉलिड विद ब्लड, नहीं नहीं सॉलिड भी नहीं होता। ओके, ब्लड इज कोगुलेटेड एंड थस द ब्लड वेसल इज सील्ड। ओके, या आपको याद रहना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ओके, तो पहले मैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है ये बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होता है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट इज अ टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन वेयर द फेज, देखिए मैं मेन टर्म हाईलाइट करा, फेज ऑफ कैटलिस्ट डिफर डिफर फ्रॉम द फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखिए जो ये जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल यही दे देता, देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल ए प्लस बी गिविंग यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैटलिस्ट है, लिस्ट है, ये सॉलिड है, और ये आपको दे रहा है सी, और इसका प्रोडक्ट है गैस। ओके, और ये सब लिक्विड में है। ओके, आप रिएक्शन में ध्यान में दीजिए, देखिए इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, लेकिन ये तीनों के फेज से अलग है कैटलिस्ट का, तब वहां पे हाइड्रोजनस कैटलिस्ट होता है, यानी कि वो रिएक्टेंट के फेज के बराबर नहीं होता, वो उनसे डिफरेंट होता है, तब हमारा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन होता है। तो देखिए हम चालू करते हैं, H2O2 लिक्विड है, H2O भी लिक्विड है, ऑक्सीजन भी लिक्विड है, और Hg भी लिक्विड है। देखिए ये तो एकदम गलत हो गया, H2O2 इज लिक्विड, H2O इज लिक्विड, O2 इज अ गैस, माय मिस्टेक, ऑक्सीजन गैस होगी। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया फेस, यहाँ लिक्विड था यहाँ गैस था, तो इस वजह से ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ओके, इसमें भी देखिए R3A है, इसके कारण डिफरेंस आ गया, प्लेटिनम O2 SO2 एंड SO3 अपना कुछ गैस हो गया, ये भी गैसेस कंपाउंड हो गया, प्लेटिनम अपना वो हो गया सॉलिड टाइप का, तो इसमें भी डिफरेंस आ गया, तो ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है। लेकिन यार देखिए मेन चीज देखिए, RCOR ये हमारा मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो गया, विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, ओके, तो इसमें जो H प्लस कैटलिस्ट है वो आयन दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो, यही हमारा आंसर है। बाकी सब रिएक्शन में हम थोड़ा सा वो बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा रिलेशन है, बट जो ये RCOR है प्लस RCOH प्लस ROH है, तो इसमें जो कैटलिस्ट ले रहा है वो H प्लस, उसके कारण दिक्कत आ रही है। ओके, तो बहुत दिन बाद हम फाइनली हमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मिला है, तो ये क्वेश्चन नंबर 85 है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, जिसमें हम बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आपको पता ही है, और इम्पोर्टेंट भी है एज रेस्पेक्ट टू जेई। तो इसमें बोला गया है कि आपको एक सॉलिड दिया है जिसका बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने सॉल्व किया। तो देखिए बीसीसी क्या होता है, बीसीसी मतलब क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं, एक एटम अपना सेंटर पे भी होता है, और वो सब जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए ये एक एलिमेंट कॉर्नर पे हो गया, ये एक एलिमेंट कॉर्नर पे होगा, और एक सभी के बीच में डायगोनली बीच में एक एलिमेंट एक और एटम है, ये सब एलिमेंट का रेडियस आर होता है, इसका आर हो गया, अंदर से आर हो गया, इन दोनों का डायमीटर हो गया 2R, इसका आर हो गया, इसका भी आर हो गया। ओके, तो देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो देखिए कैसा होता है कि ये जब ये डायगोनल में
एक एलिमेंट ऐसा रहता है, एक एलिमेंट ऐसा रहता है और एक एलिमेंट ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर होता है ये होता है कॉर्नर का सेंटर, ये वाला सेंटर होता है कॉर्नर का सेंटर। तो ये आर होता है, ये 2R होता है और ये आर होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपको बताना एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ओके, तो हमें ए की वैल्यू बताना है बेसिकली, ए यानी कि इसकी ए बताना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे कि। तो द एटम आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक सेल। ओके ओके, ये सब दिया और बॉडी सेंटर ये सब मैंने बता दिया आपको। ये इस तरीके से एटम्स अलाइन होते हैं डायगोनल एलिमेंट, अगर वो बीसीसी यूनिट है तो देखिए ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ए हो गया। तो ये जो आ रही है उसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट। तो हमारे पास ये देखिए, इसमें इससे हम आर के रिलेशन में ला सकते हैं। हमारे पास आर दिया हुआ है। अगर हम ये वाला देखें, ये देखिए ये तीन जो बनाए वो अंदर वाली, देखिए इसका वैल्यू रूट 2 है, इसका वैल्यू ए है। तो रूट 2 ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा रूट 3 टाइम्स ए। आगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास आ गया रूट 3 ए। तो देखिए हमारे पास ये डायगोनल डायगोनल की लेंथ आ गई रूट 3 ए, लेकिन वो क्या होता है, वो बेसिकली हम जब एटम्स के टर्म्स में लिखते हैं वो उसकी वैल्यू होती है 4R। ये आपको पता होगा, ये हमेशा याद रहता, हमने अभी कैलकुलेट भी किया है। देखिए ये चीज हो गई। बस आप 4R डिवाइड बाई रूट 3 कीजिए। आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है, कितनी दी हुई है आपके पास, दी हुई है 1.73 दी हुई है। और ये आपकी डायमीटर की दी हुई है, ये वैल्यू आपकी डायमीटर की दी हुई है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोचेस 2R, 2R की वैल्यू दी हुई है 1.73। आप उसमें 2 इंटू कर दीजिए। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो वो हो जाएगा 200 पिको। आप ऑप्शन सिलेक्ट, ऑप्शन को देखते हुए भी आंसर अपना सही कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन बचे, मैं इसे खत्म कर दूंगा आज ही। तो केमिस्ट्री है तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बस समझा रहा मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू फ्लोराइड स्ट्रक्चर बाय, ओके, ये भी इनऑर्गेनिक का है। आपको ये सब चीजें याद रहना चाहिए, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। क्या होता है हीटिंग फ्लोराइड क्रिस्टल एट, नो। Subjecting fluoride structure to high pressure, no. Interchanging the positive position of positive and negative ions in the lattice, हाँ। लैटाइस में हम जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का पोजीशन चेंज करेंगे तब उसमें ये दिक्कत आती है। ओके, ये आंसर है इसका, इट इज इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ लैटाइस। ओके, तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये CF2 का फ्लोराइड स्ट्रक्चर है मान लीजिए, तो उसमें Ca+2 आयंस अरेंज इन CCP होता है और फ्लोराइड आयंस आयन टेट्राहेड्रल होता है। तो अब हम उसको इंटरचेंज करेंगे, तो वो एंटी फ्लोराइड जो होता है वो इस फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं उनकी पोजीशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और ये सारी चीज ये लैटाइस में होती है। ओके, तो ये सारी चीज आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। तो मैं बता रहा आपको ये सारी टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा है, बाकी आपको तो मेरे से अच्छा आता होगा, आपने सब पढ़ ही रखा होगा। मैं तो डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 88। नायलॉन 66 इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड, ओके, तो इसमें बोला गया है नायलॉन 66 बना होता है और मोनोमर्स से, हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड और एक प्रोडक्ट से बना होता है नायलॉन। ये पॉलीमर्स का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में जो नायलॉन है वो होता है, नायलॉन जो पॉलीमर होता है उसका उसमें पूछा गया है कि वो किस किस चीज से बना होता है। नायलॉन बेसिकली दो चीज से बना होता है। जो नायलॉन एक नायलॉन के भी बहुत से पार्ट आते हैं, उसमें से ये नायलॉन 66 की बात करें तो उसमें बोला गया है कि मेड अप ऑफ मोनोमर्स हेक्सामेथिलीन डायमीन, ओके, और दूसरा बताया तो सल्फेट क्लोराइड, नो। एडिपिक एसिड, हाँ, एडिपिक एसिड से बना होता है। ओके, तो देखिए लिखा आपने मैंने, मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स 6 कार्बन एटम हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। ओके, तो यही आंसर। केमिस्ट्री में ऐसी चीजें अगर आपको कोई चीज याद है तो आपको क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। और अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ ही दीजिए उस क्वेश्चन के बारे में, आपको अभी नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस अगर वो कैलकुलेशन पार्ट है उस क्वेश्चन का। ओके, तो जैसे कि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो वो हमेशा सही होता है। ओके, तो ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6 पॉलीमर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6 पॉलीमर। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर पूछा गया, तो देखिए ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो कुछ और ही दिया हुआ है।
ओके, तो ये दिख रहा है थोड़ा नायलॉन का स्ट्रक्चर। देखिए नायलॉन 66 पॉलीमर ये है। ओके, तो इसका आंसर ये है। तो ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ के आइए और फिर से मॉक टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। तो देखिए ये है इसका फॉर्मूला। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कोवेलेंट एंड पाई बॉन्ड्स इन आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। ओके, तो हाउ मेनी कोवेलेंट एंड पाई बॉन्ड्स इन आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। तो आइसोप्रीन आपको पता ही होगा, आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि आइसोप्रीन कैसा बनता है। तो देखिए आइसोप्रीन कुछ ऐसा ही होता है। आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH। ओके, तो आपको पता ही होगा एक दो तीन जो जो पांच कार्बन एटम होते हैं आइसोप्रीन नियोपेंटेन ऐसे ऐसे जो होते हैं, उनके जो हम स्ट्रक्चर्स उल्टे सीधे करके जो बनाते हैं उसी में से एक पार्ट होता है एक आइसोप्रीन का। उसमें डबल बॉन्ड भी आते हैं दो कार्बन के बीच में। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड की है, तो हमें बस कोवेलेंट बॉन्ड पता करना है। कोवेलेंट बॉन्ड देख लीजिए, इसमें पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल कार्बन हाइड्रोजन 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 जो सिंगल बॉन्ड है आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 12 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। और पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड के हिसाब से आप उसे भी कैलकुलेट कर लीजिए कि दो पाई बॉन्ड में एक तो पाई बॉन्ड हो गया और एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। उससे आप दो पाई बॉन्ड से एक एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो उसे भी आप कैलकुलेशन में ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया, 12 + 2, ये हो जाएगा इसका आंसर 14। तो बस आप इसे सेवन नेक्स्ट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है। तो आज हमने पूरे जो मॉक टेस्ट नंबर 40 था उसके केमिस्ट्री के सारे 30 क्वेश्चंस कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो आप ये मॉक टेस्ट की ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री जो होता है वो एक इजी चैप्टर होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ याद है तो उसका क्वेश्चन आपसे बनना ज़रूरी है। और अगर बाकी तो फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।